Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. Now recently it has been in news कि डार्क एनर्जी के कहीं ना कहीं एविडेंसेस मिल गए हैं. तो किस हद तक ये एविडेंसेस सही हैं, इनके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे. साथ में हम ये भी जानेंगे कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स से लेके डार्क एनर्जी तक हम कैसे पहुंचे. उसके लिए स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है, उसे आप पहले देख सकते हैं एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो. फिर हम जानेंगे कि डार्क एनर्जी क्या होती है, फिर हम देखेंगे डार्क मैटर क्या होता है, दोनों का रिलेवेंस क्या होता है, और इसके साथ हम देखेंगे ज़ेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट जिसमें इस सब के बारे में डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है. तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब देते हैं, पर पहले मुझे इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए. Xenon 1T experiment which was in news recently is related to which of the following? Discovery of which of the following? Gravitational force है, न्यूट्रिनोस है, ब्लैक होल है, या फिर आपका डार्क एनर्जी है. इनमें से किससे रिलेटेड है, एक बार सोच के बताइएगा ये. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं अपने डार्क एनर्जी या डार्क मैटर के बारे में. अगर आप ध्यान से देखें या फिर इसके अंडरस्टैंडिंग अब जब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स वाली वीडियो देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, जहां पे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स खत्म होता है वहां से डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है. बिकॉज जब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में हम सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आपके क्वार्क्स और ये आपके इन सब से बनते हैं, पर वहीं पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ग्रेविटी, ब्लैक होल, ग्रेविटेशन लेंसिंग और डार्क एनर्जी, सब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं. ये कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कवरी होने लगी थी. इसीलिए स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स की लिमिटेशंस के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है. अगर देखा है जो कॉन्सेप्ट कब शुरू होता है, तो कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग होती है विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ 1884 के आसपास, जब देयर वाज लॉर्ड कैल्विन एंड ही वाज स्टडीइंग गैलेक्सी. जब वो गैलेक्सी देख रहे थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि अगर आप गैलेक्सी के मास को देखें, नाउ दिस एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप ध्यान रखेंगे. ही ऑब्जर्व द गैलेक्सी और इमेजिन कीजिए इसमें 10 स्टार्स हैं और हर स्टार का जो मास है वो 1 kg के आसपास है. ही रियलाइज जब उन्होंने टोटल मास ऑफ स्टार्स निकाला, अगर हर का मतलब 1 kg के आसपास ले लो तो जो 10 स्टार्स का जो मास होगा वो 10 kg के आसपास आना चाहिए था. बट ही रियलाइज इट वॉज एब्सर्डली हाई, ऑलमोस्ट 20 kg के आसपास. मतलब गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ स्टार्स एंड अदर पार्टिकल्स, और इन्होंने उन सब का मास इंक्लूड करके जब उन को टोटल मास ऑफ गैलेक्सी निकालने की कोशिश की, इट वाज टू हाई. सारी कैलकुलेशन निकालने के बाद, सारे एरर्स ऐड करने के बाद, देन ही रियलाइज देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट विजिबल टू द आईज एंड दैट ही कॉल्ड द डार्क मैटर. और वहां से डार्क मैटर की शुरुआत होती है. वहां से हम बात करने लगे देयर इज मतलब कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते. तो डार्क मैटर की शुरुआत तो तभी से हमने उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया था, लेकिन डार्क एनर्जी की शुरुआत होती है 1998 से. डार्क मैटर क्या है विल अंडरस्टैंड इन डिटेल, पर जरा जानते हैं डार्क एनर्जी की शुरुआत कहां से हुई. मैटर तो हो गया, अब एनर्जी की बारी बात कहां से आती है. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड बिग बैंग. Big Bang is what we believed कि before our universe was formed, this everything that forms our universe was once condensed in a small atom, जिसकी infinite density थी और infinite temperature था और बिल्कुल infinitely small size में वो आपका पूरा universe concise था. बट नियरली आपका 15 बिलियन ईयर्स अगो वो एटम एक्सप्लोड हो गया एंड विद दैट लॉट ऑफ एनर्जी वाज क्रिएटेड एंड ड्यू टू दैट एनर्जी आपके नए पार्टिकल्स बने थे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह. उस टाइम पे जब ये पार्टिकल्स बने थे तो हमने बोला कि शुरुआत में यूनिवर्स ने बहुत फास्ट एक्सपेंशन किया. इट इज बिलीव्ड अगर यूनिवर्स के टाइम स्केल पे देखा जाए तो इट इज 7th डे वी आर लिविंग इन, और 7th डे पे हम मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स बना चुके थे. नाउ इट इज ऐसा मानते थे कि शुरुआत में यूनिवर्स ने बहुत फास्ट अपना एक्सपेंशन किया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंशन स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे कि ऐसा ना हो एक्सपेंशन अनकंट्रोल हो और यूनिवर्स कोलैप्स हो जाए अपनी ही एनर्जी के अंदर. Now this is what we were expecting. Why? Because standard model of physics में आपने देखा कि most of the forces हमारी attractive है. Gravity attractive है, उसके against हमने कोई ऐसी फील्ड देखी नहीं जो कि आपकी दूर लेके जा रही हो. और भी हमने बहुत सारे आपके मॉडल ऑफ फिजिक्स में जब देखते हैं कि वी बिलीव कि अट्रैक्टिव फोर्सेस विद ओवरकम एक्सपेंशन एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एनर्जी भी कम होती चली जाएगी. सिंस एनर्जी कम हो गई है तो आपका स्पेस क्या हो जाएगा, यूनिवर्स कांस्टेंट होने लगेगा, एटलीस्ट एक्सपेंशन स्लो डाउन हो जाएगी. बट इन 1998 विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप दिस वाज डिफाइड. Why this was defied? Because it was realized कि जो एक सुपरनोवा का एक्सप्लोजन देखा गया, जो कि हम कहते हैं कि बिग बैंग जैसा ही होगा ना. वी वर एक्सपेक्टिंग जैसे बिग बैंग में धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लगी थी, ऐसे ही सुपरनोवा की जो लाइट है वो डिम हो जाएगी. बट दैट डिडंट हैपन.
सुपरनोवा की लाइट डिम नहीं हुई और वो बहुत टाइम तक ऐसा ही रहा. That made us question कि what is exactly happening. अगर सुपरनोवा की लाइट डिम नहीं हो रही तो क्या यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है? We wanted to know. अब इसको आसान भाषा में समझना तो कुछ ऐसे देखिए, आपने दिया जलाया, कैंडल जलाई, शुरुआत में अपने पूरे विगर से जलती है दिया, क्यों? क्योंकि फ्यूल होता है. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि लाइट थोड़ी डिम हो जाएगी और धीरे धीरे वो बुझ भी जाएगा क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया है. नाउ what is happening, यूनिवर्स का फ्यूल खत्म नहीं हो रहा, वो एनर्जी कहां से आ रही है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड डार्क एनर्जी. दैट मींस दिस फ्यूल इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, जो कि इसको एक्सपेंड करा रहा है. उस डार्क एनर्जी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और उसको हमने नाम दिया डार्क एनर्जी. नाउ इट इज बिलीव्ड जो यूनिवर्स हमारा जो ओवरऑल है, जिसके बारे में आप जानते हो, वो सिर्फ 5% ऑफ मैटर है. That is normal matter is only 5%. बाकी डार्क मैटर आपका 27% है और डार्क एनर्जी आपकी 68%. It is after this we realize कि we need to understand the universe more. तो चलिए अब जानते हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में थोड़ा और डिटेल में. शुरुआत करते हैं डार्क मैटर से, क्योंकि इसकी डिस्कवरी पहले होने लगी थी 1884 से. लॉर्ड केविन की मैंने हिस्ट्री बताई. इट वाज रियलाइज जितना मैटर आप देखते हैं उसमें से 84% मैटर आपका डार्क मैटर है, जो कि अननोन है. अब जरा डार्क मैटर समझते हैं. बाय डेफिनेशन डार्क मैटर इज अननोन मैटर दैट exert attractive pull upon any object and that emit no light. मतलब ये एक तरीके की ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ये लाइट एमिट नहीं करता. नाउ यू मस्ट बी कंफ्यूज. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक होल, राइट? इट इज एन समथिंग जो कि अट्रैक्टिव पुल, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव पुल एक्सर्ट करता है, बट इससे लाइट दिखाई नहीं देती. तो यहाँ पे आई मेक वन डिफरेंस. डार्क एनर्जी इज नॉट, डार्क मैटर इज नॉट ब्लैक होल, बिकॉज देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन द टू. ब्लैक होल के वर्ड में जो ब्लैक है दैट सिग्निफाइज समथिंग. अगर आप देखोगे, ब्लैक मीन समथिंग जो कि हर चीज अब्सॉर्व कर लेता है. ब्लैक ऑब्जेक्ट लाइट को अब्सॉर्व करते हैं और एमिट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. दैट्स व्हाई ब्लैक होल इज कॉल्ड ब्लैक होल, बिकॉज उसमें क्या है, वो जितनी भी लाइट आती है वो उसको अब्सॉर्व कर लेता है, वापस नहीं जाती, इसलिए आप उसे देख नहीं पाते. दैट इज समथिंग इनविजिबल टू द आईज. ऑन द अदर हैंड, डार्क मैटर में light is neither absorbed nor reflected nor emitted, so it's like a transparent object जहां से लाइट पास हो रही है. और ये डार्क इसीलिए है क्योंकि आप इसके बारे में जानते नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ कलर. Black hole is black because of its property. Dark matter is dark because we don't know about it. तो ये चीज ध्यान रखनी है. ब्लैक होल एब्जॉर्व कर ला इसीलिए ब्लैक होल है. डार्क मैटर के बारे में आप जानते नहीं है, वो इसीलिए डार्क मैटर है. नाउ दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन द टू. एक और डिफरेंस ये है कि ब्लैक होल बनता कैसे है. ब्लैक होल में मैटर की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, वो इस हद तक कोलैप्स हो जाता है, डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि तब इतनी ज्यादा ग्रेविटी, इतनी डेंसिटी क्रिएट होती है कि लाइट क्या कुछ भी स्केप नहीं कर पाता, वो हर चीज को खा जाता है अपने अंदर. Now to form a black hole it is very important कि मैटर के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, वो कोलैप्स होने चाहिए. बट हमने क्या देखा, डार्क मैटर इज नॉट इंटरेक्टिंग टू सच अ लेवल. वहां कोलैप्स नहीं हो रहा, वो ऑलमोस्ट इनविजिबल एक्सर्ट कर रहा है, वो उनमें इंटरेक्ट नहीं कर रहा. बस लाइट, उसके बारे में हम जानते नहीं क्योंकि वो बस ग्रेविटेशनल पुल डाल रहा है, बट उनको कोलैप्स वगैरह कुछ नहीं कर रहा. इट्स ओनली एन अट्रैक्टिव फोर्स, बट इट्स नीदर कोलैप्सिंग वगैरह. इनफैक्ट ये तो डेंस भी नहीं होते जितने ब्लैक होल डेंस होते हैं, ये तो डिफ्यूज्ड होते हैं. दे आर जस्ट एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल पुल. Now this is how you're going to differentiate in between black hole और ये. And I hope इसके साथ आप डार्क मैटर समझ गए कि डार्क मैटर क्या है, समथिंग जो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है, बट लाइट के साथ आपका बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहा, और मैटर के साथ भी इसका मिनिमल इंटरेक्शन है ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप जानते हैं डार्क, अच्छा एक चीज और, मतलब डार्क मैटर इज समथिंग जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस है, बट यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए आपको ऐसी फोर्सेस चाहिए जो कि रिपेल करेंगी. तो डार्क मैटर के ऑपोजिट काम करती है डार्क एनर्जी. सो डार्क एनर्जी आर फिनोमेना इन ऑपोजिशन टू ग्रेविटी दैट कॉज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स के एक्सपेंड करने के लिए इसमें एक रिपल्शन होना चाहिए. सो दीज आर फोर्स जो कि आपकी अट्रैक्ट नहीं कर रही, उल्टा काम करनी है ग्रेविटी के. एक चीज और, नाउ व्हाट डिफाइन दैट, बिकॉज ये सवाल बनता था कि कौन सा फ्यूल है जिससे कि ये फोर्सेस आ रही हैं, कि मतलब ये यूनिवर्स आपका एक्सपेंड कर रहा है. बिकॉज डार्क एनर्जी की प्रॉपर्टीज है, इट इज यूनिफॉर्म, it is constant and it is fundamental different from all the fundamental forces जो आपके स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में आपने पढ़ी है. ग्रेविटी हो, फोटोन हो, जितनी भी आपने अट्रैक्टिव फोर्सेस पढ़ी है, सबसे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट इट इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट. ना इमेजिन अगर ग्रेविटी, अगर आपका मतलब कुछ ऐसा चीज है जो कांस्टेंट हो, जैसे एक ग्लास है 20 लीटर का, उसमें मैंने कम से कम आधा ग्लास भर रखा है आपका जूस से.
नाउ इन दैट केस अगर बाय द वे मैं ऐसा करती हूँ कि उसे एक्सपेंड कर दूं या पानी मिला दूं तो डाइल्यूट हो जाता है। अब स्पेस को भी आप गैस की प्रॉपर्टी को ले सकते हो, आप स्पेस की प्रॉपर्टी को आप देखोगे, अगर आप उसकी वॉल्यूम चेंज कर दोगे, नाउ दिस इज गैस जो कि आपके 1 मीटर क्यूब के उसमें है। अब यहाँ पे डेंसिटी अलग होगी क्योंकि ये इतने करीब है 4 एटम्स। वहीं पे अगर इसकी डेंसिटी को आप चेंज करके 3 मीटर क्यूब कर दो तो यही 4 एटम्स अब दूसरे दूसरे कॉर्नर में होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, डेंसिटी बदल जाएगी। ना दिस इज कांस्टेंट, ये बदल नहीं रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी तो बदलेगी जब एटलीस्ट वॉल्यूम बदल रही है। दिस इज व्हाट नॉट हैपन इन केस ऑफ डार्क एनर्जी। आपका स्पेस एक्सपेंड कर रहा है, 1 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब हो गया, आपके पार्टिकल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है क्योंकि डार्क एनर्जी इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म है, इतने डिस्टेंस पे रहती है, बट वॉल्यूम इज नॉट चेंज। वॉल्यूम चेंज होने के बाद भी डेंसिटी नहीं बदल रही। दैट्स व्हाट मेक डार्क एनर्जी हैज अ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब फंडामेंटल फोर्सेस के प्रिंसिपल्स पे रन नहीं करती। एंड दैट्स इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल आए। जैसे एक ने बोला मे बी स्पेस हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी, कि स्पेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसमें एक एनर्जी ऐसी जनरेट होती है जो कि किसी और प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। दूसरा था कि देयर इज सम डायनामिक फ्लूइड जिसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तीसरी अंडरस्टैंडिंग आती है कि मे बी वी हैव लेसर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी, देयर इज अ काइंड ऑफ अ ग्रेविटी दैट वी डोंट नो। तो मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एवरीथिंग विल हैव टू थिंक अबाउट अगेन। एंड देन देयर वाज दिस कि देयर इज एडिशनल फंडामेंटल फोर्स जिसके बारे में हम जानते नहीं और इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं और इसी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपका आता है इज अंडरस्टैंडिंग द रीसेंट एक्सपेरिमेंट। बिकॉज अब आप चारों ये चीज समझ चुके हैं, इट विल बी इजी कि हम एक्सपेरिमेंट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ ज़ेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट जो कि इटली के आपके ग्राम सेसो माउंटेन्स में कंडक्ट किया गया था। इस एक्चुअली इसको बनाया गया था डार्क मैटर को पढ़ने के लिए। इसमें क्या किया गया, इसमें ऑलमोस्ट आपके 3.2 मिलियन मेट्रिक टन का एक टैंक लिया गया जिसके आसपास आपके सेंसर लगा दिए गए और अंदर इसके अंदर ज़ेनॉन एटम्स रखे गए हैं। ज़ेनॉन एटम्स की खास बात यह है कि आसानी से इंटरेक्ट कर पाते हैं। नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग कि जब कोई भी मतलब इनको डीप रखा गया कि कोई भी फोर्स जब इनसे इंटरेक्ट करेगी तो ज़ेनॉन एटम्स जो हम इसमें देखते हैं, दिस इज ये आपका अगर आप ज़ेनॉन एटम देखोगे तो ये इसका न्यूक्लियाई है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई भी फोर्स अगर आपकी इंटरेक्ट करेगी तो न्यूक्लियाई आपका रिकॉइल कर सकता है और इसको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बनाया गया कि किसी भी फोर्स, बिकॉज डार्क मैटर इंटरेक्ट नहीं करे बट ग्रेविटेशनल पुल तो है, तो उसके से जो भी फोर्स होगा हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब न्यूक्लियर रिकॉल तो नहीं देखा गया, फिर इलेक्ट्रॉन रिकॉल पे इसको रिकैलिब्रेट किया गया और देखा गया क्या इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करता है। Now, according to their understanding, they were expecting कि 332 रिकॉइल होने चाहिए, but they got 258 रिकॉइल. They were extra recoil that cannot be explained. Now in physics, if something goes wrong, या तो experimental problem है जिसको recalibrate करके ठीक कर दिया जाए, या फिर there is a constant or there is something you have not accounted for which leaves a scope for discovery. And that's why we think जब further experiment किए गए तो they were thinking कि ये जो unaccounted force है ये शायद dark energy है। डार्क मैटर इसलिए नहीं था बिकॉज इसकी कैलकुलेशन से एक्चुअली डार्क मैटर अकाउंट नहीं हो रहा था। नाउ किमीलियन एनर्जी समथिंग जो कि एक डार्क एनर्जी की एक फॉर्म मानी जाती है जो कि सन के कोर में प्रोड्यूस होती है। वी एक्सपेक्टेड कि दैट माइट बी द रीजन कि ये आपका एक्स्ट्रा आपका फोर्सेस आपको देखने को मिली है। नाउ दिस इज नॉट द ओनली वन एक्सपेरिमेंट, आप नाम याद रखें, एक ज़ेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट है बिकॉज एग्जाम में नाम से आ सकता है। साथ में एक एक्सपेरिमेंट आपका हो रहा है लक्स जैपलिन करके, ये आपका यूएस में होता है, यूएस साउथ डकोटा, एंड देन इज पांडा XT जो कि आपके चाइना में हो रहा है। सो दीज आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट जो कि अभी आपके यहाँ पे हो रहे हैं हमारे अर्थ पे, एंड दीज आर कंडक्टेड टू स्टडी द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको इसके बाद डार्क मैटर और आपको डार्क एनर्जी समझ में आ गया होगा, एंड इफ दैट इज द केस तो आप मेरे सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। दैट इज ज़ेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हाट प्रॉपर्टी। तो ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, डार्क एनर्जी के लिए। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप बेसिकली जो डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.